जो है यूपी ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, क्लियर। आज जो है क्या क्या मेंस के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल में जो पढ़ा गया है एक बार एक इन शॉर्ट देख लिया जाता है और कुछ सरप्लस पॉइंट्स देख लिए जाते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेंस पे आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे ये है हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार, डाकघरों की संख्या इतनी है 19-20 के आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है ना। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 3 है। आकाशवाणी केंद्र 13 है, ठीक है ना। ये सब पूछ लिए जाते हैं कि आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, क्योंकि संचार में आ जाता है, कम्युनिकेशन में आ जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, क्लियर। हवाई डाक सर्वप्रथम जो सेवा शुरू की गई थी वो 1911 में शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक के लिए? इलाहाबाद से नैनी। ये सारे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। इलाहाबाद से नैनी के लिए ये जो सेवा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना, क्लियर। ये जो हुआ था अथॉरिटी, जो हाईवे अथॉरिटी खुली थी उत्तर प्रदेश की, वो 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद कुल सड़क मार्ग की लंबाई, ये 19-20 के आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में देश में स्थान अगर देखा जाए तो कैवा है द्वितीय, पहला महाराष्ट्र है, ठीक है ना, क्लियर। और ये चीज है कि प्रदेश से होकर गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो हमारा कौन है? NH-19 है, ठीक है ना, NH-19। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1972 में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने बताया था गंगा एक्सप्रेसवे लगभग लंबाई कितनी है? 594 है, ठीक है ना, क्लियर। कुल 12 शहरों से होकर के गुजरती है, जिलों से होकर के गुजरती है, लाभान्वित जिले ये हैं। और दिया हुआ है क्या कि विशेष जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ते हुए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी, ठीक है ना, क्लियर। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आ जाइए यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जो है, ठीक है ना, क्लियर, वो क्या है? वो आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, 165.53 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया था, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है ना, क्लियर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, जिसको हम लोग ईडा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 2001 में खुला था, ठीक। यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा नाम, पूर्व नाम जो है, यानी पहला नाम जो है वो क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। और इसमें आने वाले जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा, ठीक है ना, क्लियर। ये ओवरऑल आप लोगों को बता दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन से? ये है हमारा क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अगर हम लोग आ जाएं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है, 341 किलोमीटर, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। गाजीपुर से लेकर के लखनऊ के मध्य विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। लखनऊ से स्टार्ट है और गाजीपुर पे क्या हो रहा है? समाप्त हो जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें शुरू होता है कि लखनऊ, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फाइनली गाजीपुर पहुंचकर खत्म हो जा रहा है। ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो कि 9 जिलों से होकर के जा रहा है, ठीक है ना। कितने जिलों से होकर जा रहा है? 9 जिलों से होकर के जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमारा कौन? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो आपकी लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर, चित्रकूट जिले से के भरतकूप स्थित, ठीक है ना, गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ है, ठीक है ना, क्लियर। ये चित्रकूट जिले से प्रारंभ हो रहा है, ठीक, भरत गांव है। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ये ध्यान, अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये गोंडा गांव है, ये जिले की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि बुंदेलखंड में गोंडा आ कहाँ से जाएगा? ठीक है ना, गोंडा तो इधर आपका पूर्वांचल साइड में आता है, ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि ये गोंडा गांव है, भरतपुर स्थित गोंडा गांव, ठीक है ना, में झांसी
प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, कौन कौन से हैं? ये हमारा लाभान्वित जिला है चित्रकूट, बारा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है ना, क्लियर। उस दिन हम आपको शॉर्टकट बताए थे कि हम जाई और बाची, हम बाची और जाई, समथिंग कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल है क्या कि इसमें सबसे पहली चीज ये है कि झांसी है ही नहीं। आप देखिए झांसी है नहीं, ठीक है ना, ललितपुर नहीं है, ठीक है ना, जो कि मैप में अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो बुंदेलखंड में ये हमारा झांसी और ललितपुर आता है। ठीक है ना, क्लियर। बुंदेलखंड में तो झांसी ललितपुर है ही, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि इस एक्सप्रेसवे में झांसी और ललितपुर नहीं है, फिर भी ऑप्शन में उठा करके देंगे। ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन से जिले, ठीक है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हैं, तो झांसी लिख देगा और उसमें मैक्सिमम बच्चे लिख करके आएंगे क्या कि हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है ना, क्लियर। ललित है, आइए आइए आइए, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल क्या, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद आइए, यहाँ दिया हुआ है कि निर्माण की लागत 15,000 करोड़ रुपए लगभग की गई है और शिलान्यास जो है ये 2020 में फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। ठीक है ना, क्लियर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर लें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो लंबाई इसकी कितनी है? 91.352। ठीक है ना, 91.352। गोरखपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, फिर आपका संत कबीर नगर। ठीक है ना, क्लियर। ये होते हुए या तो गोरखपुर से आजमगढ़ बढ़ जाइए, ठीक है ना, गोरखपुर, आजमगढ़, फिर अम्बेडकर नगर और फिर घूम करके आ जाइए संत कबीर नगर। ठीक है ना, क्लियर। चारों सटे हुए, फिर गोरखपुर राउंड में घूमिए। ठीक है ना, क्लियर। पहले क्या है? पहले गोरखपुर है, आजमगढ़ है। ठीक है ना, अगर नंबर 1 गोरखपुर को दे, 2 आजमगढ़ को दे, 3 इधर किसको दे दी है? अम्बेडकर नगर को, और चौथा संत कबीर नगर, और उसको सर्कल बना लीजिए गोल गोल। इसी तरीके से ये पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे रहेगा। तो ओवरऑल कितने किलोमीटर? 91.352 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी इसको क्या कर दे रहे हैं? कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसी वजह से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है। ठीक है ना, क्लियर। लिंक कर रहा है, इसी वजह से ये क्या है? लिंक एक्सप्रेसवे है। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमारा क्या है? रेल पटरी आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश में, रेल परिवहन। इनके बारे में जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का कितना है? 14% है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है ना, लेकिन अगर उसकी बात की जाए सड़क के बारे में तो कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद जो है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। फिर है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय क्या है? प्रयागराज। ठीक है ना, क्लियर। प्रयागराज है विद्युतीकरण संगठन का। उसके बाद देश में प्रथम रेलगाड़ी, देश में तो आपको पता ही है कि ठाणे टू मुंबई चलाई गई थी। ठीक है ना, क्लियर। कब चलाई गई थी? 53 में। ठीक है ना, किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है ना, डलहौजी के द्वारा। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 34। हाँ, काउंट कर लीजिएगा, 33-34 में से ही है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? इलाहाबाद। ठीक है ना, प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1859। 1859 में कौन था गवर्नर जनरल? कौन था? लॉर्ड लिटन कहाँ था? लिटन तो 72 के समय आया था।
कौन था? अरे भाई 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। तो कौन था क्रांति के समय? कौन था 1857 की क्रांति के समय? कौन था? कर्जन? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। फिर प्रथम वायसराय बना कौन? कैनिंग ही बना। तो जब वायसराय कब बना? 58 में बना। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में बैठक हुई थी, इलाहाबाद सम्मेलन। ठीक, उसी में कैनिंग को वायसराय घोषित कर दिया गया। ठीक है ना? है कि नहीं है? तो 1 नवंबर यानी लगभग अगला साल 58 में किया गया था, 59 में। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। वहीं से पहली ट्रेन भी चल गई प्रदेश की। ठीक है ना? क्लियर? सब कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से। ठीक है ना? तो जब ऐसे भी तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली रेल कब चली? 1859 में। वायसराय उस समय देश का कौन था? कैनिंग था। बस। ठीक, आगे आइए। इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है ना? वो इलाहाबाद सम्मेलन कब हुआ था? 58 में, 1 नवंबर 58 में। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का है गोरखपुर। अब ना रह गया है, अब नहीं रह गया है। ठीक है ना? अब कौन हो गया है? अब कौन हो गया है? अभी एक दिन बताए थे आप लोग को, रटवाए भी थे। हुबली कर्नाटक में है। ठीक है ना? क्लियर? हुबली जंक्शन। हुबली नहीं, कलकत्ता वाला। हुबली ये कर्नाटक में है। ठीक है ना? हुबली। ठीक, विश्व का। और ये 1300 कुछ था, वो 1500 कुछ है। ठीक है ना? क्लियर? मतलब 1.5 किलोमीटर। ठीक, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा बैठा ही रहिए दिमाग में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन है भाई? गोरखपुर है, जान ही रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद आइए, उत्तर प्रदेश के कुल कितने डिवीजन्स हैं? रेल प्रभाग कितने हैं? 9 है। ठीक है ना? कुल कितने रेल प्रभाग हैं? 9 है। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी? गतिमान। ठीक है ना? गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है ना? क्लियर? और उत्तर प्रदेश रेल परिवहन को जाने के आप लोग, प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है, पता ही है। उत्तर पूर्व का कौन? गोरखपुर। उत्तर मध्य का कौन? प्रयागराज। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद आइए, रेलवे के सवारी डब्बों यानी कोच के निर्माण का कारखाना कहाँ है? लालगंज, रायबरेली। कभी कभी लालगंज केवल लिख देता है। ठीक है ना? रायबरेली याद करके गए हैं, आ गया लालगंज। ठीक है ना? हमने बताया कि परिवहन और परिवहन में इसी तरीके से, अब जैसे माचिस उद्योग दे दिया, क्या? आंवला है कहाँ? बरेली। ठीक है ना? क्लियर? रबर उद्योग मोदी नगर है कहाँ? गाजियाबाद। ठीक, तो मतलब ओवरऑल आपको वैसे ही दे देते हैं, उसी तरीके से। ठीक है ना? परमाणु संयंत्र कहाँ? नरौरा। बुलंदशहर थोड़ी ना देंगे, वो कहाँ देंगे? जिस जगह पे है। ठीक है ना? इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में है, कहाँ है। ठीक है ना? तो कहाँ है? लालगंज, रायबरेली। इसी तरह भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? ठीक है ना? मुगल सराय, जिसका नाम है, बदल गया, क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है ना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता का उपयोग, ये छोड़ दीजिए, इक्वेशन फालतू है। ठीक, ये ठीक है। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद आइए, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों संचार सुविधाओं के, ठीक है ना, विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन है। ठीक है ना? और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज्ड,
ठीक है ना। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट सेवा कब शुरू हुई थी? 47 में, ठीक है ना, 1947 में। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए, सन पूछा जाता है, डेट बहुत ज्यादा याद उतना रखिए, ठीक है ना। सन याद रखिए कि भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में जो नेशनलाइज्ड, पहली बार नेशनलाइज्ड परिवहन सेवा यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू हुआ, शुरू हुआ, वो कब से? 47 से, ठीक है ना। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब आगे आइए, आगे दिया हुआ है सड़क परिवहन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार, ठीक है ना, इसे भी बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, मन में बैठाए रहिए कि 12,000 समथिंग है, मतलब 13,000 लमसम एक माना जा सकता है, खाका प्रेजेंट है उनका, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से महाराष्ट्र के कौन पे है? नंबर 1 पे, ठीक है ना, भारत में। और दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आता है, ये ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है ना। तृतीय उती याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला कौन? महाराष्ट्र। रेल लाइन में उत्तर प्रदेश, रेल लाइन में उत्तर प्रदेश, लेकिन उसमें, ठीक है ना, सड़क वाले में कौन? महाराष्ट्र। आगे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ठीक है ना, इतनी है, मतलब 1,44,000, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि 1,50,000 हो गई, ठीक। हालांकि इतना डेटा कोई याद कर नहीं पाता, ये करंट जब जाइए एग्जाम में तब देखिए, बहुत ज्यादा डेटा के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। कई लोग डेटा एकदम लगते हैं रटना है, इतिहास में सन रटिए, ठीक है ना, किस सन में क्या हुआ, कब क्या हुआ, टाइमलाइंस याद होने चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल्स रटिए, ठीक है ना। जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं, उन्हें अमेंडमेंट हुए हैं, वो याद रखिए, ठीक है ना। कमेटीज याद रखिए, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखने वाली हैं, ये सब डेटा नहीं याद किया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर, जिससे काम हमारा चल जाए, इतना भूल के भी नहीं चलना है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए कि हाँ अंदाजे से लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी चीज आप याद नहीं कर सकते हो, और कोई ये भी कह ले कि हम याद नहीं करेंगे तो भी नहीं चलने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। इस वजह से एक ऑन एवरेज बनाए रखिए अपने को, ठीक है ना, संतुलित वे में, ठीक, एक सैचुरेशन बनाए रखिए बस, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट में इक्वल पकड़, ये नहीं कि इतिहास में मन लग रहा है, आज तात्या टोपे पढ़ लिए तो एकदम देशभक्ति की भावना जागृत हो गई, ठीक, तो पूरा इतिहास ही महीना भर पढ़ते रह गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ज्योग्राफी में चले गए तो वातावरण के, पर्यावरण के लिए अच्छा वो शुरू हो गया तो वही पढ़ते रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़िए, हर सब्जेक्ट को इक्वल तरीके से पढ़िए, ठीक है ना, तभी आपके नंबर आते हैं और अच्छा वो होता है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ठीक। प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस भी वो हो जाएगा। फिलहाल में कोशिश है। आगे आइए, आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे राष्ट्रीय लंबा जो है राजमार्ग संख्या कौन है? 19। अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, क्लियर। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा? 19वां। और ये पुराना जो है इसी को कहते थे NH2। आज वर्तमान में इसको 19वां कह रहे हैं। वर्तमान में क्या कह रहे हैं? 19वां कह रहे हैं। कोई है क्या? हाँ ठीक है ना, वर्तमान में 19वां है, दे दीजिए जिसका भी जो हो, ठीक है ना। हाँ ठीक, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, ठीक है ना भाई। उत्तर प्रदेश है, आप देखिए दिल्ली कहाँ है और कोलकाता कहाँ है, मैप पे देखिएगा, ठीक है ना। सीधा वो क्रॉस कर रहा है, तो वही सबसे लंबा क्या है? राजमार्ग है। पहले वो नेशनल NH2 कहा जाता था, लेकिन नाउ इट इज कितना? 19। अब क्या है ये? 19 कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है सड़क मार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में भी देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद कैवां स्थान है? दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाइए, इसमें दिया हुआ है, इसको
डेटा वाला है, छोड़ दीजिए अभी, बहुत ज़्यादा आप इसके चक्कर में मत पड़िए, बस एक नज़र पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, क्लियर। अब ये है दिया हुआ है, हाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक। अच्छा ये देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन लखनऊ से बाराबंकी के बीच, ठीक है ना, किया गया था, ठीक है ना। गवर्नमेंट रोडवेज जो भी है, सरकारी जो भी, वो संचालन बसों का कहां से कहां तक किया गया था? लखनऊ से बाराबंकी, मतलब राजधानी से लेकर के बाराबंकी तक, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। 2021-22 की स्थिति के अनुसार इसके बेड़े में बसों की कुल संख्या इतना है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा परिवहन निगम का 72, केवल 72, डेट वोट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर, 72। उसके बाद निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक। ये सब ऐसे ही दिया हुआ है दुनियादारी, ठीक है ना, उसे छोड़ दीजिए, आगे यहाँ आ जाइए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब किया गया था? 1993, ठीक है ना, 1993 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा, ठीक है ना, वो 1992 को कानपुर में शुरू की गई थी। महानगर बस सेवा का मतलब ये कि कोई भी मेट्रो सिटी है, ठीक, उस मेट्रो सिटी में क्या है, उसके अंदर बस चलना, जिसको कहा जाता है सिटी बस, सिटी बस कहा जाता है ना, जिसको सिटी के अंदर बस केवल चलना, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कब शुरू की गई थी? 92 में शुरू की गई थी, और सबसे पहले कहाँ? कानपुर में शुरू की गई थी, ठीक है ना, क्लियर। जैसे होते क्या है कि हम लोग उन शहरों, सबसे पहले चयन उन शहरों का होता है जिसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख के ऊपर की होती है, ठीक है ना, क्लियर। अब आप बस्ती को ले लीजिए, ठीक है ना, तो बस्ती में 10 लाख की जनसंख्या नहीं होगी, ठीक है ना, निवासी इतने नहीं होंगे। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही होगी, ठीक है ना, तो चीजें वो हैं, ठीक। इसी तरीके से जैसे 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसमें 10 लाख की जो नगर थे उसमें शायद 7 थे केवल, ठीक है ना, क्लियर। तो उसी के हिसाब से देखा जाता है कि उन जगहों पे जैसे जैसे वो होते हैं, उस सिटीज में क्या कर देते हैं, बसेस चला देते हैं, या वो सुविधाएं देने लगते हैं जिस हिसाब से जनसंख्या का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तो नगर का भी विकास करना पड़ता है उसी के हिसाब से, ठीक। आगे दिया हुआ है क्या कि लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, आया हुआ प्रश्न। लखनऊ योजना का संबंध है किससे? ठीक है ना। अब आप कहोगे यार लखनऊ योजना शहर से संबंधित होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से। ये आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर, लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। फिर ये भी आया हुआ प्रश्न है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, क्लियर। और इधर पूर्व में सिलीगुड़ी से लेकर के उधर गुजरात तक, ठीक है ना, क्लियर। एक हमारा कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है ना, गलियारा बनाया गया है, ठीक है ना, ये जिसको हम लोग उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। ये दोनों गलियारे कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, काटते होंगे, ठीक है ना। जो काटने वाला स्थान है वो उत्तर प्रदेश के झांसी से होकर के गुजरता है, ठीक है ना। कहां से होकर के गुजरता है? उत्तर प्रदेश के झांसी से होकर के गुजरता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर। तो जब सड़क परिवहन वाला आप जैसे एटलस है, तो एटलस में सड़क परिवहन आप खोलोगे तो उसमें दिया रहेगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है ना। जहां मिलन बिंदु होगा वो कौन होगा? झांसी होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए, आगे दिया हुआ है क्या कि ये नेशनल हाईवेज हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना। जैसे इनके नाम अब बदल गए, इनके नाम क्या हो गए हैं? बदल गए।
जैसे आइए जान लेते हैं। जैसे दिया क्या है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है, ठीक है ना, क्लियर, वो कौन सा है? वो हमारा है 2। वो हमारा कौन है? 2। ये ध्यान रखिएगा। पुराना इसका नाम था 2, ठीक है ना, लेकिन अब कितना हो गया है? 19 हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या हो गया है? 2। यहाँ 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्लियर। पहला प्रश्न ये बनता है, देखिएगा क्वेश्चंस ध्यान से सुनिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों आए हुए हैं और मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, ठीक। क्या आते हैं गलत करके, ये जान लीजिए। जैसे है क्या कि पूछा ये जाता है, एक प्रश्न ये है, जैसे ये पुराने नाम थे और ये नया नाम है, ठीक है ना, क्लियर। बहुत ज्यादा नहीं है आपके मतलब उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो प्रश्न आए हुए हैं उनको तो मैं बता ही दे रहा हूं। फिर भी जैसे होता क्या है, पूछा इसमें ये है कि एक बार कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, ठीक है ना, तो वो आपका कौन सा हुआ? ये 19, ठीक है ना, नाउ इट इज 19। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, तो उत्तर प्रदेश का लंबा सबसे कौन था? ये 7वां वाला, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, और ये है भारत का सबसे लंबा, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। प्रश्न 2 अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, यहाँ दिया हुआ है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बस उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो है वो 7वां है, ठीक। लेकिन अब ये कैवा हो गया है? 35 हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इसी को हमको मद्देनजर रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आते हैं, आगे आइए। आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है ना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये ध्यान में रखिएगा कि भारत का दूसरा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सर देश का सबसे बड़ा NH-44 है, मतलब भारत सबसे लंबा हो करके गुजर, बड़ा नहीं लंबा, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है वो 2, अब 19 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा 7वां है, जो अब 35। बस ये चीज, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये क्या है? ये भारत का दूसरा है। इससे पहले चेन्नई में खुला डिफेंस, पहला जो खुला कहाँ खुला? चेन्नई में, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इस कॉरिडोर के 6 नोड्स, कितने नोड्स हैं? 6 नोड्स हैं। एक है हमारा लखनऊ, एक है कानपुर, एक हमारा झांसी, एक हमारा आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, ठीक है ना। इन जगहों पर ये है कौन? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक। उसके बाद आइए, रक्षा क्षेत्र में FDI नीति में दी गई रियायत के बाद इस डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा FDI अनुमानित है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमानित है, ठीक, क्लियर। इसके माध्यम से मेड इन इंडिया के तहत, मतलब ओवरऑल ये जान लीजिएगा कि डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है ना। मेनली रीजन कौन सा है? बुंदेलखंड ही है। देखिए आपका उधर चित्रकूट, झांसी, ठीक है ना, फिर आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, तो ओवरऑल बहुप्रतीक्षित वही है, ठीक। उसके बाद आइए, किस मोड पे बन रहा है? मेड इन इंडिया, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सरकार का अनुमान है कि इससे रक्षा उत्पादों के आयात में होने वाली खर्च होने वाली $3.60 बिलियन की राशि बचत होगी,
ठीक है ना। ये तो खैर उसके बारे में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में आप लिखे उठेंगे तो चीजों का वो होगा, फिलहाल में ये जाने रखिए। आगे आ जाइए, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं, इन शॉर्ट पढ़ चुके हैं, एक बार और जान लें। जैसे 21 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ से, पूर्वी भाग प्रयागराज तक, ठीक, जोड़ने के लिए क्या हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी गई, ठीक है ना। कहाँ रखी गई, शाहजहांपुर, ठीक है ना। इसकी लंबाई कुल कितनी है, 593, ठीक है ना, 0.947, ठीक है ना। इतनी किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर के कहां बनाई जा रही है, प्रयागराज, ठीक है ना, क्लियर। यह संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है ना, दुनिया का। अभी संभवतः है, हो सके इसके बाद भी कुछ अच्छा बन जाए, ठीक है ना। आगे आइए, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, 8 लेन तक विस्तार योग्य, न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ेगा बल्कि रोजगार, उद्योग और पर्यटन से भी होगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये मेंस के व्यू से दिए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। कि गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, के बारे में विधिवत लिखना है, विस्तार से लिखिए, ठीक है ना, कहां से कहां तक ये परियोजना है, क्या है, किस तरीके से, तो ठीक है ना। या ऐसे दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार कितने एक्सप्रेसवे चला रही है, संचालित कर रही है, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में लिखिए। तो इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो पॉइंट्स जाने रहिए कि इसकी शुरुआत आधारशिला कहां से रखी गई थी, शाहजहांपुर से, मेरठ से लेकर के हमारा कहां तक, प्रयागराज, ठीक है ना भाई। पूरब में कहां, प्रयागराज, पश्चिम में कहां, मेरठ, और 593, ठीक है ना, क्लियर, 593 किलोमीटर है और संभवतः पूरे विश्व का लगभग सबसे लंबा, ठीक है ना। 6 लेन अभी है और विस्तार योग्य कितना है, 8 लेन, ठीक है ना, 8 लेन, ठीक। आगे आइए, और कैसा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। आगे ये एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए कहाँ पहुंचेगा, प्रयागराज, ठीक है ना, क्लियर। टोटल 12 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12 है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कितने हैं, 9, ठीक है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कितने हैं, 9, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे में 5, ठीक है ना, गोरखपुर लिंक में 4, ठीक। तो सबको बैठा ही रहिए कि कितना कितना क्या, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से, और यही मैप जो अगर है तो मैप के थ्रू कहाँ कहाँ से गुजर रहा है वो दिखा दीजिए, ठीक है ना, हाईलाइट कर दीजिए, इससे नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि मेंस लिखने जा रहे हैं और अच्छा भी रहेगा, याद रहेगा। तो प्रीलिम्स में भी पूछेगा क्या, कि ये बताओ कि गंगा एक्सप्रेसवे का निम्नलिखित में से लाभान्वित जिला नहीं है, ठीक, तो एक दे देगा 13वां, ठीक है ना, और वही 13वां आपको पिक करना रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, इसके लिए इतने हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, इसे पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग इतना करोड़ रुपए होने का ये जिम्मेदारी है, इसे एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, आगे आते हैं किस पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। मेनली आपको जानना क्या है प्रीलिम्स के स्तर पे और मेंस के स्तर पर भी, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हर कोई खोजेगा। अगर आप ही कॉपी साइन करो तो खोजोगे कि सबसे पहले क्या, कहां से कहां तक है, कितने जिले हैं, कितनी लंबाई है, कितने लेन है, ये तो खोजना ही पड़ेगा, उसके बाद चीजें चलेंगी, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने 21 में सुल्तानपुर जिले में उद्घाटन किया था, वो शाहजहांपुर, ये सुल्तानपुर, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, कुल 340, कुल 340, वो 593,
593, 340, ठीक है, क्लियर। लंबाई वाला यह 6 लेन एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लेकर के कहां, लखनऊ तक, ठीक है ना, क्लियर। गाजीपुर से लखनऊ तक विस्तारित किया जाएगा भाई। गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, ठीक है ना, ये अंबेडकर नगर हो गया, ठीक, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, ठीक है ना, ये सब जिले हैं, क्लियर। लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर पहुंच गया, ठीक, 9 जिले हैं, ठीक। आगे आगे अब आते हैं क्या, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पूर्व नाम क्या था, ताज एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, से अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा से होते हुए गुजरा कहां, ठीक, आगरा जिलों में 6 लेन और 8 लेन तक क्या इसको विस्तारित किया जाएगा, ये जाहिर है। और इसको ध्यान में रखिएगा कि जेपी समूह द्वारा ये बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाइए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। तो इन चीजों को एक नजर आप क्या करेंगे, देख लेंगे, पढ़ाई दिया गया है इन चीजों को, ठीक। कौन कौन से जिले हैं पता है, ठीक। उसके बाद आ जाइए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी आपको मेनली पता है, ठीक, पढ़ा दिया गया है। कितनी बार इस चीज को देखेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे देख लीजिएगा, मेन पॉइंट्स सबके दिए हुए हैं, ठीक, क्लियर। रेल परिवहन इसको भी देख लीजिए, इसको भी मेन यहाँ पॉइंट्स हैं जो उस दिन छूटे थे, वो सब ये है, ठीक। इन पॉइंट्स को एक नजर प्रीलिम्स के स्तर पर देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। हम आएंगे किस पर, मेंस के क्वेश्चंस पर, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उस दिन जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आए दिन ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये सब पूछे जाते हैं कि भाई ललितपुर कहाँ है, झांसी कौन वो है, महायोगी कहाँ है, गोरखपुर, आगरा में खेरिया, ठीक है ना, ये सब जरूर याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। और ये आपकी सुविधा के लिए क्या है, मैप है, कहाँ क्या है, कौन सा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रीलिम्स का देखा है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, कितना क्या करना है। अब मेंस के क्वेश्चंस कुछ देख लीजिए कि क्या आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बताते हुए इनमें भविष्य में होने वाले फायदों को समझाइए, ठीक है ना, इसमें भविष्य में होने वाले फायदों को समझाइए। दिया हुआ है क्या, वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन का तीव्रतम साधन है, ठीक। इसने यात्रा समय में घटाकर दूरियों को कम कर दिया है, जाहिर सी बात है एक्सप्रेसवेज यही कर रहे हैं, ठीक। वायु परिवहन के द्वारा अधिक से अधिक दूरी को भी कम किया जा सकता है। वायु परिवहन कब शुरुआत हुई, विद्यारंभ में, कहां से, इलाहाबाद से नैनी, ठीक है ना। ये भी प्रश्न है, ये तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, करके 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया, ठीक है ना। एयर, अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया, ठीक। अब यहां दे दिया है क्या कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे तथा राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का विकास पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक यानी सार्वजनिक, ठीक है ना, प्राइवेट यानी निजी, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ठीक है ना, इन तीनों के उससे मॉडल पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद अयोध्या में भी राज्य सरकार द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार आने वाले समय में प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। देखिए दे दिया है ये हवाई अड्डे हैं, एक बार दिखा दीजिएगा मेन, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ कौन है। अमौसी का जो है उसको चौधरी चरण सिंह कहते हैं, ठीक, क्लियर। आपको वाराणसी वाला जो है वो लाल बहादुर शास्त्री कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा कौन है, जेवर नोएडा,
मर्यादा पुरुषोत्तम की जगह ये वाल्मीकि हो चुका है, ठीक है ना, इसे सुधार लीजिएगा। जिस समय का ये मेंस का क्वेश्चन है उस समय यही था, ठीक। उसके बाद कुशीनगर हवाई अड्डा, उसके बाद यह है उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से भविष्य में होने वाले लाभ। पहला क्या, पर्यटन, ठीक है ना, क्लियर। पर्यटन जान ही रहे हैं क्या कि भाई अयोध्या मेन वो कर दिया गया है, ठीक। तो इसमें क्या है, अयोध्या में बन रहे श्री राम अंतरराष्ट्रीय, उस जगह वाल्मीकि कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखने के लिए लोग देश विदेश से आएंगे, ठीक है ना। बनारस है, ठीक है ना, बनारस में भी आना जाना लगा रहता है, ठीक। कुशीनगर है वो बौद्ध के लिए है, ठीक है ना, उसके आना जाना लगा रहता है। नोएडा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। तो तमाम चीजें हैं। फिर आ जाइए रोजगार, रोजगार में आइए, हवाई अड्डों का विकास से आसपास के लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, बड़े बड़े होटल्स का निर्माण, यही सब दिया हुआ है, ठीक। आगे आ जाइए, आयात निर्यात में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि आयात निर्यात सुलभ हो जाता है, ठीक है ना, आवागमन तेज हो जाता है, आयात निर्यात से बड़े पैमाने पर माल का प्रवाह हो जाता है, ठीक, क्लियर। तीव्र परिवहन की सुविधा मिलती है, ठीक है ना, हम लोग कम समय में, मतलब समय की बचत होती है, ठीक है ना, तीव्रतम समय में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तीव्र परिवहन की सुविधा। धार्मिक स्थल, वही आप बता सकते हैं कि भाई एक है हमारा कौन, मतलब बौद्ध धर्म का केंद्र है, ठीक, आपका कुशीनगर। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यहाँ थाईलैंड से, कंबोडिया से, जापान से, फिर म्यांमार से, ठीक है ना, कई देशों के सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन कुशीनगर में आते हैं, ठीक। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास में पर्यटन, रोजगार, परिवहन तथा माल के आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कई ऐसे स्थान अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से धार्मिक स्थल पर आने एवं घरेलू और विदेशी श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। तो मतलब आपके 5-6 लाभ हैं, उन 5-6 लाभों को गिनवा देना है। पहला पर्यटन, ठीक है ना, दूसरा आयात निर्यात, तीसरा रोजगार, तीव्रतम परिवहन, ठीक है ना, क्लियर। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद धार्मिक स्थल, ठीक है ना। धार्मिक स्थल भी पर्यटन से आप ऐड ऑन कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना, क्लियर। इंडस्ट्री को भी ऐड कर सकते हैं। आजकल गौतम बुद्ध, भाई जेवर में, गौतम बुद्ध नोएडा जेवर में जो बन रहा है वहाँ दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, क्लियर। और वहाँ क्या कहते हैं, निवेशकों को लुभाने के लिए, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्ट यूपी किया गया, ठीक, जिसके तहत नोएडा में कई इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं और विदेशों से कंपनियों को क्या किया जा रहा है, एफडीआई के थ्रू बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये सब पॉइंट्स भी सोच करके, केवल किताब तक ही नहीं, हर चैप्टर को मर्ज करके उसी में क्या करें, अपने को मतलब इनोवेट करिए कि कहाँ क्या ऐड किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप गलत लिख रहे हैं, सही चीजें लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है वो, ठीक है ना, कहीं से भी हार्मफुल नहीं है। चलिए आगे आइए। दूसरा दिया हुआ है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध होगी, चर्चा करें, ठीक है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 हमने बताया था कि जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत 106 नए जल मार्ग भारत में विकसित किए गए, ठीक है ना, क्लियर। और जिसमें से भारत में पहले से 5 जल मार्ग स्थित थे, राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है ना, क्लियर। बताया था, पहला था क्या, इलाहाबाद टू हल्दिया, मतलब प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक। दूसरा सादिया से धुबरी पट्टी, ठीक है ना, सादिया से धुबरी पट्टी, ठीक। फिर कोल्लम से कोट्टपुरम, ठीक है ना, लिखवाया भी था शायद, कोल्लम से कोट्टपुरम, ठीक।
फिर काकीनाडा से मरकानम, ठीक है ना, काकीनाडा से मरकानम, ठीक है ना, फिर उसके बाद तलचर से धमरा, फिर लखीपुर से भागा, ठीक है ना। मतलब 6 तो पहले थे, लेकिन चूंकि अधिनियम जब 2016 में बना तो उस अधिनियम में ऐसा लिखा गया है कि 2016 में 106 राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन, मतलब वो किए गए, तो निर्माणाधीन अब है ही प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, वो किया जा रहा, निर्माण किया जाएगा। तो इसका मतलब 105 थे, टोटल कितने हैं 111, टोटल कितने हैं 111, इनकी संख्या याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक से, ठीक है ना, ये है हमारा जल मार्ग। अभी तक हम लोग कोई भी, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स तो अपने से सोचिए। पहला क्या भाई, पर्यटन विकसित होगा, ठीक, दूसरा आयात निर्यात कम लागत आएगी, कम लागत आएगी, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या भाई, रेल परिवहन, वायु परिवहन का भार कम होगा, ये भी एक बिंदु लिख सकते हैं भाई, भार से कम होगा कि नहीं होगा। अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक और कक्षा बना दी जाए तो भार कम होगा कि नहीं, अगर यहाँ पूरा भरे लोग रहते हैं, है कि नहीं है, ठीक। तो ये भी एक वो है, ठीक, सुविधा। चलिए देख लेते हैं, हल्दिया और इलाहाबाद प्रयागराज के मध्य, ठीक है ना, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया गया। भागीरथी, ठीक है ना, गंगा भागीरथी हुगली नदी, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, भागीरथी 2 जगह है, ठीक है ना, एक उत्तराखंड में है, एक बंगाल में, ठीक है ना, क्लियर। एक प्रश्न आता है, इतिहास का बड़ा पॉपुलर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, किस नदी के किनारे हुआ था, ठीक, किस नदी के किनारे है, भागीरथी, ठीक है ना, किस नदी के किनारे, भागीरथी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो भागीरथी वहां भी है, ठीक है ना, भागीरथी वहां भी है, ठीक, और वहां तो है ही, ठीक है ना, जिसे आप लोग कहते हैं क्या, अलकनंदा भागीरथी मिले तो कौन, देवप्रयाग, देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, तो इसमें यह दिया हुआ है कि 1986 में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया गया, जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, ठीक है ना, ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, इसकी लंबाई जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, कितना 1620, इसको भूलना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस कुछ ज्यादा ही इन चीजों पे ध्यान देता है, ठीक है ना, खासकर किसमें, प्रीलिम्स में, ठीक है ना, क्लियर। आप देखिएगा डेटा वाले प्रश्नों में, ठीक, इस तरह के जरूर मिलते हैं कि सबसे बड़ा जो है उसका दे ही देता है, ठीक है ना, क्लियर। तो 1620 किलोमीटर है। आंतरिक जलमार्गों में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। 2018 में वाराणसी रामनगर में प्रथम वाटरवे टर्मिनल की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, 2018 में वाराणसी में प्रथम वाटरवे टर्मिनल, ठीक है ना, क्लियर, की शुरुआत की गई थी। उसके बाद कहा है इसको बनाया भी जा सकता है इस तरीके से, ठीक है ना, कि उधर जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक, संख्या 1। उसके बाद दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के विकास में निम्नलिखित रूप से सहायक हो सकती है। क्या क्या, जल मार्ग के द्वारा परिवहन लागत रेल एवं सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता व सुलभ है, ठीक है ना, आप ही वाली बात कि सस्ता व सुलभ है।
जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। परिणाम स्वरूप नए उद्योगों की स्थापना प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद इस जलमार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे न केवल प्रदेश की वस्तुएं अपितु स्थलारूढ़ राज्यों के बंदरगाह हल्दिया तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है ना, क्लियर। इस जलमार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से कच्चे माल की आपूर्ति प्रदेश में स्थापित उद्योगों को निम्न परिवहन लागत सुनिश्चित की जा सकेगी। जलमार्ग ईंधन और ऊर्जा कुशल होते हैं। ठीक है ना, जलमार्ग जो है ईंधन और ऊर्जा कुशल होते हैं। ईंधन तथा जलमार्ग को आधुनिक प्रौद्योगिकी से विकसित कर प्रदेश के ऊर्जा व्यय को घटाकर, ठीक, इसे अन्य विकास कार्य जैसे शिक्षा में लगा सकते हैं, जनजातीय कल्याण में लगा सकते हैं। ठीक है ना, लगाया जा सकता है, जिससे प्रदेश को समुचित विकास हो सकेगा। प्रदेश के राजस्व में ये पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है, तो भाई राजस्व में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास, ये वाराणसी में, ठीक है ना, 2023 में प्रधानमंत्री ने चलाया है। ठीक है ना, इसी वे पे चलाया है। ठीक है ना, इसी वे पे चलाया है, क्योंकि 18 में ही वाराणसी में एक पहला वाटरवे टर्मिनल खोला जा चुका है। ठीक है ना, जो कि कनेक्ट कर दिया गया था किससे, हल्दिया वाले से। ठीक है ना, क्लियर। तो उसी पे हमारा क्या चलाया गया है, नेशनल वाटर वन में वाराणसी में क्या चलाया गया, एमवी गंगा विलास। ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। ठीक है ना, नदी क्रूज है, ये ध्यान में रखिएगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक पहल है। जैसे आजकल क्या कर दे रहे हैं, क्रूज चला दे रहे हैं, लोगों में उत्साह आ रहा है कि भाई हम भी क्रूज पे घूमें। पर्यटन की दृष्टि से वो क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जैसे आप गोरखपुर में जाएंगे तो गोरखपुर में एक जगह है जिसको कहते हैं नौका विहार। ठीक है ना, क्लियर। नौका विहार है, रामगढ़ ताल है। ठीक है ना, रामगढ़ ताल परियोजना है। रामगढ़ ताल को प्रयास किया जा रहा है क्या, कि उसको रामसर साइट घोषित किया जाए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में कई सारे रामसर साइट्स हैं, जिसमें आखिरी आपका बखीरा था, खलीलाबाद, संत कबीर नगर का। ठीक है ना, क्लियर। तो उसको भी रामसर साइट्स के रूप में घोषित करने की बात हो रही है, चल रही है, लेकिन उसके सौंदर्यीकरण की को देखा जा रहा है, किया जा रहा है, उसमें क्रूज चलाया जा रहा है। कारण क्या है कि अगर ये प्रक्रिया चलाते हैं, कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो राजस्व की प्राप्ति होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी तो देश का समुचित विकास हो सकेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। वही चीज है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमवी गंगा विलास जो है, ये देश का प्रथम क्रूज, ऐसा सबसे लंबा क्रूज मतलब कह सकते हैं पूरे विश्व का है, ये नेशनल वाटरवे वन में चलाया गया। आगे आते हैं, रिमोट क्षेत्र में जहां सड़क एवं रेल मार्ग से पहुंच सुलभ नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में इस जलमार्ग के माध्यम से प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है, जो प्रदेश के विकास में सहयोगी होगा। ठीक है ना, क्लियर। इस जलमार्ग के माध्यम से सड़क मार्ग पर दबाव कम होगा। जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा कि अगर हम लोग जल मार्ग विकसित करते हैं तो जो भार सड़क परिवहन पे है या वायु परिवहन पे है या रेल परिवहन पे है, उस पर क्या होगा, भार कम होगा। अन्य परिवहन सेवाओं पर भार कम होगा, ये भी एक बिंदु है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या, सड़क दुर्घटना जिससे जाम आदि चुनौतियों में कमी आएगी। जाहिर सी बात है, ठीक, उस पर भार कम होगा तो जो सड़क पे जाम लगता है, लोग इधर से निकल लिए, है कि नहीं है। दूसरा क्या, तीव्र परिवहन सुनिश्चित होगा। ठीक, और सड़क दुर्घटना में भी क्या होगी, कमी आएगी। कम से कम नाव तो देख देख के चलाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। उसमें तो भागा दौड़ी नहीं रहेगी। ठीक,
चलिए, हालांकि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के माध्यम से परिवहन में मौसम के कारण परिचालन में बाधा, ये चुनौतियां हैं, ठीक है ना, चुनौतियां यानी बाधाएं, ठीक, क्लियर। मौसम के कारण परिचालन में बाधा, परिवहन गति में कमी। जाहिर सी बात है कि मौसम कोई तूफान टाइप का आ गया तो फाइनली क्या क्रूज चल पाएगा, कुछ नहीं, ठीक, परिवहन गति में कमी आ जाएगी। सीमित क्षेत्र में ही संचालन हो पाएगा। पता चला कि उधर हल्दिया साइड में बाढ़ आया हुआ है, चक्रवात डेवलप हो रहा है, ठीक, इधर तो अभी स्थिति सही बनी हुई है, ठीक, यहाँ से जहां तक जा सकता है वहां तक गए और ठहराव करवा दिए, फिर उसके बाद जब सही हुआ तब आगे बढ़ाए, तो मतलब क्या, सीमित क्षेत्र में ही क्या करेंगे, संचालन करेंगे, ठीक। आधारभूत ढांचों का अभाव हो गया। अभी मतलब आधारभूत ढांचों का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, कि मतलब भाई रेल परिवहन हो गया, आप देखते हैं, सड़क परिवहन देख रहे हैं और वायु परिवहन देख रहे हैं, सबके अपने स्टेशंस में, जंक्शंस में, है कि नहीं है। आप रेलवे देख लो, रेलवे में तमाम स्टेशंस, जंक्शंस, हाल्ट, ठीक है ना, बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। आकस्मिकता के लिए अगर ट्रेन को रोकना पड़ा तो बीच बीच में हॉल्ट्स बनाए गए, ठीक है ना, बनाए गए कि नहीं, हॉल्ट है, हॉल्ट का कंसेप्ट है। हॉल्ट के कंसेप्ट से ऊपर उठेंगे तो हमारे स्टेशंस हैं और जंक्शंस पे तो रुक ही रही हैं ट्रेन्स, ठीक है ना, क्लियर है। तो मतलब क्या कि उसका आधारभूत ढांचा क्या है, मजबूत है। इसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्लियर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मजबूत है, ठीक। आप वायु देख लो, वायु का भी स्टेशन पहले बनता है तब वायु चलती है कि नहीं है भाई, पता चला कहां से कहां तक चला रहे हैं, ठीक। उस हिसाब से वही सेम हाल किस पे है, बस पे भी है, ठीक है ना, कि उसमें भी स्टेशंस बने हुए हैं। खैर बस तो बीच बीच में भी रोक देते हैं, लेकिन जो दूरगामी बसें हैं, ठीक है ना, वो क्या है, वो उनके लिए जंक्शंस बने हुए हैं, स्टेशंस बने हुए हैं कि यहाँ यहाँ ये रुकेंगे, ठीक है ना, डिपो जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो वही हमारा किस में आता है, आधारभूत ढांचे में। अभी इनका आधारभूत ढांचा नहीं बन पाया है, अभी सब निर्माणाधीन है, ठीक है ना, क्लियर। भाई जल परिवहन एक्ट ही जो अधिनियम ही पारित हुआ है कब, 2016 में, अभी गिन के भी 10 साल नहीं हो रहे हैं, तो कैसे, जब तक देखिए कोई चीज प्रभावी तभी माना जाता है कब, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पंचायती राज वाला, पंचायती राज था, पंचायत बहुत पहले से चल रही है, ठीक है ना, प्रभावी कब हुआ, 93 में हुआ कि नहीं हुआ, जब एक्ट के थ्रू आया, अन्य चीजें आई, तो भाई संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। जहां संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है तो वहां गतिविधियां भी क्या होती हैं, तेज होती हैं, ठीक है ना, और नियम से चलती हैं, ठीक है ना। अब ये एक्ट के अंतर्गत आया है 2016 के बाद, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016, ठीक है ना। उसमें जाकर के हमारे 111 विकसित कर दिए गए। जब 111 विकसित किए गए हैं तब अब उस निर्माणाधीन कुछ हैं, कुछ चल रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल धीरे धीरे आधारभूत ढांचों का विकास होगा, ठीक, तभी निरंतर। तो मतलब यहाँ 4 हमारे क्या हो गए, 4-5 कमियां हो गई, यानी चुनौतियां हो गई, बाधाएं हो गई। पहला क्या, मौसम, दूसरा हमारा क्या, परिवहन गति, तीसरा सीमित क्षेत्र, ठीक है ना, और चौथा आधारभूत ढांचा। अगला दिया हुआ है कि स्पष्ट है कि राजमार्ग क्षेत्र में आधारभूत ढांचों एवं तकनीक का विकास कर इसे रेल और सड़क मार्ग के पूरक के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे हरित परिवहन और प्रदेश के विकास गतिविधियों को बल मिलेगा, ठीक। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट, ठीक है ना, प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है ना। एक्सप्रेसवे क्या है भाई, एक्सप्रेसवे उच्चतम श्रेणी की सड़कें होती हैं, ठीक है ना, जो तेज रफ्तार किसी खास प्रयोजन से बनाई जाती है। यह 4 से लेकर 8 लेन का कंट्रोल एक्सेस रोड नेटवर्क होता है।
ठीक है ना, क्लियर। इस पर अत्याधुनिक हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं। क्या कहा है? अत्याधुनिक हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं। ये पॉइंट जरूर डालिएगा। पहला क्या कि उच्चतम श्रेणी की सड़कें होती हैं, ठीक। दूसरा हमारा तेज रफ्तार और खास प्रयोजन के लिए बने। तेज रफ्तार तो डालना ही है क्योंकि एक्सप्रेस वे है। दूसरा क्या, 4 से 8 लेन का कंट्रोल एक्सेस रोड नेटवर्क होता है, ठीक है ना। और हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। वर्तमान समय में बढ़ते एक्सप्रेसवे की प्रासंगिकता निम्न है। बनने से यातायात में तेजी में सुधार हुआ है, अधिकतम दूरी तय करने में कम, ठीक है ना, समय का कम लगता है। फिर दिया है एक्सप्रेसवे राज्य के व्यापार वित्तीय विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है राज्य के दूरस्थ स्थानों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ता है। फिर इसके माध्यम से लोगों के बीच संचार साधन का विकास हुआ है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारा बनाते हुए एक शहर को दूसरे बड़े शहर तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कर ट्रैफिक को कम किया जा सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। एक्सप्रेसवे क्या होते हैं कि बाउंडेड होते हैं। आपने देखा होगा बीच से रास्ते नहीं निकलते हैं कि बीच से कोई भी आ रहा है जा रहा है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक पे हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा जो आपने ये पढ़ा है, कौन सा, कंट्रोल एक्सेस रोड नेटवर्क, ठीक है ना। यही है कि मतलब इसमें बना दिया गया कि दूर तक कोई भी मोड़ नहीं है। जब मोड़ नहीं है तो आवागमन बीच से नहीं होगा, जिससे कि वो स्पीड जो जिस स्पीड एक निर्धारित की गई है कि इस स्पीड से ही लोग चलेंगे, एक्सप्रेसवे है, तो फाइनली वो अपनी स्पीड से क्या होते हैं? बढ़े जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड से है, आने का जाने का अलग, ठीक है ना, क्लियर। तो यही एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है। आगे आ जाते हैं। एक्सप्रेसवे के निर्माण दिया हुआ है, हालांकि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, ठीक। क्या ध्यान लीजिए, इसके निर्माण हेतु जंगलों वनों की कटाई से पर्यावरण अवनयन हो रहा है, जाहिर सी बात। जहां हमको रास्ता लेकर के एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर तक कनेक्टिविटी करनी है, अगर उसके मध्य वन क्षेत्र आ रहा है और मान लीजिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट वन क्षेत्र है, तो काटना तो पड़ेगा ही बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण अवनयन भी आ रहा है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिक्लिनेशन, ठीक। आगे आइए। एक्सप्रेसवे के निर्माण से स्थानीय आबादी एवं गंभीर संकटग्रस्त जनजाति को नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। मान लीजिए कोई स्थानीय जनजाति है जो बड़े सीमित क्षेत्र में ही अपना वास की हुई है, ठीक है ना। अगर उस वे से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो वह जनजाति जो है संकटग्रस्त हो सकती है और संकटापन्न हो सकती है, एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ सकती है, ठीक है ना, क्लियर। फिर दिया हुआ है एक्सप्रेसवे के निर्माण से उपजाऊ कृषि भूमि का नुकसान होता है, ठीक। इसके साथ ही मृदा संसाधन में ह्रास देखने को मिलता है, जिससे खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं यहाँ से वहां तक, तो कई लोगों के खेतों में से हो करके जाते हैं, उनको भले जमीन का मुआवजा दे दिया जाता है, उनको राजस्व की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक देश के लिए फूड प्रोडक्शन हो रहा था उसकी क्या हो रही है? हानि हो रही है, ठीक है ना। और जब उसकी प्रोडक्शन की हानि हो रही है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खाद्य सुरक्षा में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरीके से दिया है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में ध्वनि प्रदूषण की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण कहाँ तक आप पेड़ लगा पाओगे, ठीक है ना, और तुरंत ही तो पेड़ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो
कहने का मतलब ये है कि ध्वनि प्रदूषण की समस्या रहेगी। इसके निर्माण से जीव जंतु आवास पर्यावास में ह्रास होता है, ठीक है ना, क्लियर भाई। इसी वजह से जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे कि आया था पेपर में कि टाउनशिप नीति इन्होंने वो किया, और इसमें कहा भी गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में क्या किए जाए, आवास बनाए जाए, ठीक है ना, आवास बनाए जाए। ठीक, आवास बनाने से क्या होगा भाई, लोगों की आबादी उस जगह रहेगी, हरा भरा रहेगा, ठीक है ना, रहने के लिए वो कंडीशंस अडेप्टेबल बनाई जाएगी, ठीक है ना, क्लियर ये चीजें। तो एक्सप्रेसवे के निर्माण से भूमि अधिग्रहण के कारण किसान के खेत प्रतिरूप में बदलाव के साथ साथ उनकी आय में कमी भी देखी जा रही है। भाई उनको मुआवजा तो दे दिया जाता है, लेकिन मुआवजा लेकर के कितना क्या करेंगे, उनके लिए तो रोज की आवश्यकताएं भी हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर गंगा एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण और लंबी दूरी की सड़क परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न शहरों को आपस में जोड़ती है, प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करती है। ठीक, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश में उन्नत परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक में सुधार, और ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन तो वही है ना, हाँ। अच्छा ये देखिए, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये है क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो यहाँ से है, ये ठीक, एक पन्ना। अब ये आपके लिए आसानी है, यहाँ दिया हुआ है, आप इससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ है, दिया हुआ है एक्सप्रेसवे के निर्माण में भारी मात्रा में जल विदोहन से भूजल में कभी कभी समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, क्लियर। फिर आइए, सही परिवहन नियम का पालन न करने के कारण सड़क दुर्घटना भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें बारंबारता आ सकती है, वृद्धि आ सकती है, फ्रीक्वेंसी आ सकती है, ठीक। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ देश में एक्सप्रेसवे देश के विकास में सहायक है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, यानी बाधाएं भी हैं, ठीक। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक्सप्रेसवे देश तथा राज्य की अर्थव्यवस्था, संचार, कनेक्टिविटी, यातायात में सुगमता आदि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिए बुंदेलखंड है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है यार, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ गया? नीचे आ गया। ये है क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विषय में चर्चा करते हुए प्रकाश डालेंगे। हमने आपको बताया 7 जिलों से जा रहा है, ठीक है ना। 7 जिलों को ये दर्शा दीजिएगा, ये सबसे अच्छा वे है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बनाया, जहां जहां गुजर रहा है, जैसे जैसे गुजर रहा है आपने दिखा दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद सारी जानकारी इसमें मैंने दे रखी है और आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस देखना था कि क्या क्या है, कि जैसे बुंदेलखंड 4 से 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ करीब 7 घंटे ये वो, ठीक। बाकी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप जान इसमें नहीं रहे हैं, सब चीज इसमें, ठीक। अब ये जरूर डाल दीजिएगा कि भविष्य में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को क्या कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश ही एक्सप्रेसवे से एक दूसरे से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ठीक। करने की योजना है जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों के आवागमन में सुविधा के साथ विकास प्रक्रिया को भी तीव्र गति प्रदान किया जा सकेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्या, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोग को पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता दिए। क्वेश्चन क्या आएगा, इसी तरीके से आएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को आपस में जोड़ा है, 12 बताया ही है, ठीक है ना। कितना किलोमीटर, 593 याद है, ठीक, क्लियर। को बताते हुए आर्थिक व सामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए। यही तो मेंस का वो है, बस आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा ये जान लीजिए। ये दुनियादारी आप लोग देख लीजिएगा इसमें,
ठीक, कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है इसको बता दीजिएगा। ठीक, हम लोग आर्थिक और सामाजिक विकास इसका देख लेते हैं। ये ठीक, पहला क्या था? आर्थिक विकास, इन्हीं को पढ़ना है। जैसे दिया क्या है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश में उन्नत परिवहन सुविधा उपलब्ध। ये सबके लिए, कोई भी एक्सप्रेसवे हो, सबका आर्थिक और सामाजिक विकास हो। ठीक है ना? सब में पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या? उन्नत परिवहन सुविधा उपलब्ध। ठीक, अतिरिक्त ट्रैफिक में सुधार, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में सुगमता। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे से प्रदेश में व्यापार और उद्योगों के लिए नई संभावनाएं मिलेंगी। इसके माध्यम से उत्पादों के वितरण में सुधार, विभिन्न क्षेत्र के बीच व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा। ठीक है ना? क्लियर? फिर उसके बाद रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार। ये सब ठीक, कच्चे माल आसानी से इधर से उधर पहुंच सकेंगे। ठीक, बाजार में भी क्या आएगी? विविधता, यानी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना? क्लियर? फिर आ जाइए सामाजिक विकास पे। सामाजिक अवसंरचना का विकास होगा। भाई सामाजिक अवसंरचना का विकास का मतलब क्या है? एक्सप्रेसवे चल रहे हैं तो किनारे किनारे अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि भाई मान लीजिए समाज में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता, तो होटल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, ढाबे खुल जाएंगे। ठीक है ना? भाई खाने के बाद शौचालय भी बीच बीच में उनका भी निर्माण हो जाएगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है ना? क्लियर? पर्यटन के कुछ स्थान कर दिया, पार्क बना दिया या समथिंग के बीच बीच में हॉल्ट या उस तरह का भी चीज़ हो जाए। ठीक है ना? क्लियर? फिर अन्य कैफे वफे टाइप का कुछ बना दिया। तो मतलब ओवरऑल क्या, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ सकते हैं। आगे आइए, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को आपस में समन्वय होगा। भाई कहा गया है कि भाई जगह जगह पे क्या पानी बदल जा रहा है, संस्कृतियाँ बदल जा रही हैं। ठीक है ना? तो हर जगह की अलग अलग संस्कृति है, उस संस्कृतियों का भी ये क्या है? समन्वय है। ठीक है ना? इनके निर्माण से क्षेत्रीय संबंधों में निकटता आएगी तथा संबंधों में क्या जुड़ाव की स्थिति देखी जाएगी। इससे क्या है कि शिक्षा का विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ाव और प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर? गंगा एक्सप्रेसवे द्वारा गत्यात्मकता में वृद्धि होगी। ठीक, पर्यावरणीय विकास में वृद्धि। ठीक, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय विकास में वृद्धि, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों रोजगार बात वही आ रही है। अगला आइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। ठीक, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाया मैक्सिमम दिया है, चीजें हैं। ठीक, क्या क्या योगदान है? यातायात में सुविधा, मानव की इमरजेंसी लैंडिंग। ठीक है ना? क्लियर? व्यावसायिक गतिविधियों को बल, धार्मिक महत्व, विभिन्न शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के सृजन। ठीक है ना? क्लियर? इसमें ये चीज है। फिर आप और भी कह सकते हो कि रोजगार के लिए बीच बीच में, लेकिन एक ही तरह के मेंस के 10-12 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, सब में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को एक जगह कनेक्ट कर लीजिए। तरीका यही होगा, एक जगह कनेक्ट कर लिया, आपके पास वेरियस पॉइंट्स हैं। अब उन वेरियस पॉइंट्स को क्या करिए? सब मर्ज करके लिखिए। ठीक है ना? उत्तर लेखन में भी सुधार होगा और उत्तर लेखन अच्छा भी रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए दिया हुआ है, खाद्य उत्पाद, प्रोसेसिंग, बेवरेजेस, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट से संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना? इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स उसमें एक्सेस कर दीजिए। ठीक है ना? क्लियर? यही सब चीज है बस। ये आपका क्या रहा? ये आपका एक्सप्रेसवे वाला, मतलब परिवहन वाला आज मेंस के भी प्रश्न क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है ना? प्रीलिम्स का खत्म, मेंस का भी खत्म। ठीक, क्लियर? अब एथिक्स देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है?